सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पार्ट ए वाली वीडियो में हमने मोलारिटी, मोलालिटी, इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, परसेंटेज, मास बाय मास, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब डिस्कस किया था। लेकिन अभी भी हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट नहीं की है। लेकिन अब हम इस वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, मोलारिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है अगर डाइल्यूशन किया गया हो, या फिर मिक्सचर के अंदर मोलारिटी कैसे सॉल्व की जाती है। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक को इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम कहते हैं पीपीएम। और पीपीएम की फुल फॉर्म देखेंगे तो पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एयर जो होती है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स कैलकुलेट करने हैं, या फिर अगर मैं आपको कहूँ जो वाटर, जो खराब वाटर हो जाता है उसके अंदर आप पोल्यूटेंट्स कैलकुलेट करो सॉल्यूट के, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में होते हैं ये, है ना। तो जब भी सॉल्यूट होता है ट्रेस अमाउंट के अंदर, ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस अमाउंट के अंदर जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है ना, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो पोल्यूटेंट की वाटर के अंदर, या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो पोल्यूटेंट की एयर के अंदर, तो आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म आप यूज करोगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ppm. Concentration will be expressed when solute in trace amount. जब सोल्यूट ट्रेस अमाउंट में होगा तो कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएगी? पीपीएम की फॉर्म में। तो पीपीएम का आई गेस मतलब समझ में आ गया। अब पीपीएम का मतलब तो समझ में आ गया, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन parts of solution, parts of solute in 1 million parts of solution। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है और यही इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में क्या है? जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? क्या है यहाँ पर? मिलियन है, मिलियन का मतलब 10⁶, तो 10⁶ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट पीपीएम। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अगर सपोज मैं आपको कहूं कि आपको पीपीएम कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस का, पीपीएम कैलकुलेट करना है आपको किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास के फॉर्म में, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं, ऊपर क्या लिखना है आपको? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखना है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10⁶, क्योंकि मिलियन है ना, पीपीएम कैलकुलेट कर रहे हो, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको पीपीएम कैलकुलेट करना हो वॉल्यूम से, बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो अगर आपको पीपीएम, तो आप क्या लिखोगे? ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख दोगे, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिख दोगे, इनटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम फॉर्मूला आप पीपीएम बाय वॉल्यूम के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको सेम पीपीएम कैलकुलेट करने को कहूँ बाय W/V, मास बाय वॉल्यूम में, तो आप ऊपर क्या रखोगे? ऊपर आपको क्या रखना है? वेट है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रखना है? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 10⁶। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर आना चाहिए? ग्राम्स के अंदर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर के अंदर, इनटू 10⁶।
तो इस तरीके से आप ppm को यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय मास, ठीक है। और ppm किसके लिए यूज़ की जाती है ये आपको पता लग गया है। अब सपोज मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताऊं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपका, जैसे सपोज हम कोई भी सॉल्यूट की बात कर लेते हैं, 15 ग्राम ऑफ यूरिया, सपोज हमने कोई भी सॉल्यूट ले लिया, यूरिया ले लिया, तो इसका क्या मतलब है, सपोज 15 ग्राम है आपका सॉल्यूट, तो 15 ग्राम ऑफ यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा, 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, ठीक है। इतने सॉल्यूशन में आपका इतने पार्ट्स ऑफ द यूरिया प्रेजेंट है। तो आई गेस आपको ये कंसंट्रेशन टर्म अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है स्ट्रेंथ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट, स्ट्रेंथ का अगर मैं आपको यूनिट बता दूं ना, ग्राम पर लीटर, बस यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है। ग्राम्स किसके लोगे, सॉल्यूट के, लीटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बस लिख दो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। सपोज इसी के बेसिस पे मैं आपको एक फॉर्मूला दूं, फॉर्मूला कह रही हूँ सॉरी, क्वेश्चन दूं कि यू हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 5 ग्राम्स ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, और आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है ग्राम्स पर लीटर। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला आपके सामने है, जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो और अपना आंसर बताओ। देखो क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ यहाँ लिखेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स क्या है, 5 ग्राम्स, तो यहाँ पे इसको रब करके हम डायरेक्टली 5 ग्राम्स पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 200 ml, लेकिन आपको कितनी चाहिए, लीटर में चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दिया, किसके अंदर आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 × में डिवाइड बाय में 200, कितना हो गया, 25 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ। इतना क्लियर है। तो आपने अब तक 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं, फर्स्ट वन इज द ppm एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रेंथ। ppm का मतलब समझ में आ गया, स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द अनदर कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलारिटी, जो कि मैं पार्ट ए वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर किसी को मोलारिटी के बारे में और डिटेल्ड वीडियो समझनी है तो आप क्या करोगे, पार्ट ए में ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर का अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से जा कर के मोलारिटी के बारे में आप समझ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम मोलारिटी को जनरली थोड़ा डीपली समझने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मोलारिटी वाला कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है आपको आफ्टर डाइल्यूशन, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये समझते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला इनफ है, ठीक है। तो जिसने पार्ट ए नहीं भी देखा हुआ है वो भी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन का क्या मतलब है? सपोज मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और इसके अंदर आपका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, दो चीज़ों का मिलके बना होता है, एक तो इसके अंदर होता है सोल्यूट और एक इसके अंदर होता है सॉल्वेंट, है ना। जनरली अगर मैं आपको बात बताऊं, सॉल्वेंट को जनरली हम ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है, ओके। वैसे इट इज़ नॉट ऑलवेज मतलब नेसेसरी कि आप ऐसे ही डिनोट करोगे, पर हाँ पहले के टाइम में जब हम पढ़ते थे तो सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया जाता था, सॉल्यूट को बी से डिनोट किया जाता था, तो कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिल भी सकता है। अब आपने क्या किया, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, आप है ना इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो। सपोज मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा, यहाँ पे आपने क्या ले रखी थी, शुगर ले रखी थी सॉल्यूट में, और आपने यहाँ पे पानी ले रखा था, ठीक है। यहाँ पे शुगर और पानी था, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गए केमिस्ट्री की टर्म्स में। मैंने कहा कि आप इसके अंदर और पानी डाल दो, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो चीज़ है वो कैसे बन जाएगी। देखो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, बी से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे हैं। तो जब आपने इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड किया तो इसकी वॉल्यूम सपोज अभी V थी, तो इसके अंदर इसकी वॉल्यूम सपोज V1 थी, तो इसके अंदर आपने सॉल्वेंट ऐड किया, मतलब इसकी V ऐड की सपोज आपने, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर कितनी बन जाएगी, V प्लस में V1 बन जाएगी। क्या सॉल्यूट के ऊपर कोई फर्क आया है? सॉल्यूट के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आया है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दी सॉल्यूट, क्योंकि मैंने आपको सॉल्वेंट ऐड करने के लिए कहा है। सिंपल मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यही कहा है ना, इसके अंदर शुगर था, पानी था, मैंने कहा और पानी ऐड कर दो, तो शुगर का तो कोई रोल ही नहीं है, शुगर तो यहाँ पर भी इतनी है, शुगर यहाँ पर भी इतनी है, पर पानी यहाँ पर कम है और आपने यहाँ पर पानी ज़्यादा डाल दिया, तो यहाँ पर पानी की वॉल्यूम बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब हम क्या क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट के ऊपर तो कोई इफेक्ट आया नहीं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, क्योंकि सॉल्यूट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये डिवाइड में, यहां जाकर के मल्टीप्लाई में ले जाओ। देखो मोलारिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको अगर निकालने डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में ले जाओ, क्या बन जाएगा, mv बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, m इंटू में v लिख सकती हूँ। इसकी मोलारिटी सपोज अभी m1 है, तो m1 से डिनोट कर दिया, इसकी वॉल्यूम अभी v1 है। डाइल्यूशन से पहले की कहानी चल रही है ये, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। जब आपने डाइल्यूट कर दिया, अब ये चीज़ हो गई, इसकी मोलारिटी सपोज m2 है, मोलारिटी m2, वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम v प्लस में v1 है ना। v1 तो पहले थी ही, आपने v वॉल्यूम और ऐड कर दी, तो टोटल वॉल्यूम इसकी कितनी बन गई, यहाँ लिख देती हूँ v प्लस में v1 बन गई यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, है ना। और यही क्या है, यही आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी हो आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। अभी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, डू नॉट वरी, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। क्या करोगे सबसे पहले, क्वेश्चन देखो क्या है, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 एक्वस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 1100 ml ऑफ वाटर। अब डाइल्यूशन वर्ड ही डाइल्यूशन आ गया। डाइल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतनी नॉलेज है, तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या कुछ है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ूंगी। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर आपको मोलारिटी
मोलारिटी जो होती है ना, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है, एक बीकर के अंदर 0.2 मोलर HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपने डाइल्यूटेड बाय कितना, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसके बाद आपने इसे डाइल्यूट कर दिया 1100 ml पानी डाल करके, ठीक है। तो आफ्टर डाइल्यूशन ये बीकर बनेगा आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अगर ये स्टोरी हम ना भी जाए, हमें डाइल्यूशन का फॉर्मूला पता है। M1 कितना है, मोलारिटी सबसे पहले कितनी है 0.2 मोलर, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 0.2 मोलर। V1 पहले वॉल्यूम कितनी है, पहले वॉल्यूम है आपकी 100 ml, है ना, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3। तो यहाँ पर जो अभी वॉल्यूम है वो कितनी है 100 ml, तो मैंने यहाँ पे 100 ml रख दिया, इज इक्वल्स टू मोलारिटी 2। मोलारिटी 2 क्या है, मोलारिटी तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, ये तो हमें नहीं पता। वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 100 थी, 100 प्लस में आपने 1100 पानी और ऐड कर दिया तो 1100, टोटल कितनी होगी, पहले कितनी थी, पहले थी 100, V1 कितना था, सॉरी ऐसे है ना, V1 प्लस में V, पहले कितनी थी 100, कितनी और ऐड कर दी 1100 पानी और ऐड कर दिया, 1100 ml पानी और ऐड कर दिया। तो जो भी यहाँ से M2 को सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी द मोलारिटी ऑफ द फर्स्ट, या आप फर्स्ट सेकंड लिख लो, तो ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसमें डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, यू कैन इजीली सॉल्व। सब ml में, ये भी ml में है, ये भी ml में, ये भी ml में, कोई कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये मोल पर लीटर में है तो आप कर लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है इसको, फॉर्मूला अप्लाई करना, समझ में आया, ठीक है। अब आप सोचोगे हमें सेकंड पार्ट करना ही क्यों है ना, तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में ऐसा क्या है। फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई होगा पर स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर सॉल्व करते हैं सेकंड का। डाइल्यूशन का क्वेश्चन है तो डाइल्यूशन के लिए तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, दैट इज दिस, ठीक है, ओके। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, तो 100 ml पहली वॉल्यूम कितनी है 100 ml, M1 कितना है 0.2 मोलारिटी, M2 कितना है मोलारिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, V पहले वॉल्यूम कितनी है यहाँ पर V नहीं, ऐसे V1 प्लस में V1 कितना है आपके पास 100 ml, है ना। अब क्या बाय और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में था डाइल्यूटेड बाय इतना ml ऑफ वाटर, और इसका क्या मतलब है डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, मतलब टोटल जो यहाँ पर है ना आपका, अब वो कितने हो चुकी है 1 लीटर हो चुका है, मतलब ये पूरी टर्म अब कितनी है 1 लीटर। डाइल्यूटेड टू मतलब जो फाइनल, जैसे ये था ना, यहाँ पे कितना था आपके पास 100 ml थी, 0.2 मोलर था, उसके बाद आपने आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद ये कह रहे हैं M2 यहाँ पे मोलारिटी होगी, और जो टोटल डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, 1 लीटर टोटल आपने इसको बना दिया, ये 1 है, दिस इज 1 लीटर बना दिया। तो इसका मतलब क्या, ये टोटल को मिला करके 1 लीटर। तो कुछ नहीं करना, M2 को कैलकुलेट करना है, विच यू कैन ईजिली डू, ठीक है। और 1 लीटर में आपको पता है ml में, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो 1 लीटर लिख लो 1000 मिलीलीटर लिख लो, एक ही बात है। इज इट क्लियर। तो अगर आपके पास कोई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मोलारिटी कैलकुलेट करो आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड बाय, तो आई गेस आप अब सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए मिक्सचर की, हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर। अगर मिक्सचर वाले क्वेश्चन आ गए, पूरी स्टेटमेंट ना लिख करके मैंने ये लिख दिया कि मोलारिटी सपोज कैलकुलेट करनी है मिक्सचर के लिए, तो कैसे कैलकुलेट की जाती है।
मिक्सचर के अंदर मोलारिटी को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहली बात 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, ये पूरा मिक्सचर बनाया हुआ है। 200 ml ऑफ दिस 0.2 मोलर H2SO4 और प्लस में इतना आपने पानी डाल रखा है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? H2SO4 की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है मिक्सचर में, आयन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है मिक्सचर में, इस एनायन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है मिक्सचर में। तो अब जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, करें स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहले मोलारिटी ऑफ H2SO4 इन मिक्सचर, फॉर्मूला आपको पता है क्या है? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय में V1 प्लस में V2 प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के अंदर तो पूरा है, सॉल्यूशन के अंदर तो सभी चीजें हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको वॉल्यूम ऑफ द होल सॉल्यूशन लेनी है। इस वजह से हम यहाँ पे वाटर ऐड किए, वाटर की वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, M1 कितना है जल्दी से बताओ मुझे, बताते जो मैं फॉर्मूला पुट कर। M1 कितना है? 0.2। V1 कितना है? 100 ml। M2 कितना है? 0.2। V1 कितना है? 200 ml डिवाइड बाय में V1 कितना है? 100 ml। V2 कितना है? 200 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? लीटर में आ गया। किसके अंदर है? लीटर में। देखो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1.8 है, 1.8 लीटर। कोई डाउट? 1.8 लीटर के लिए 1.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, कितना बन गया? 1800 मिलीलीटर। तो प्लस में 1800 मिलीलीटर। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मोलारिटी ऑफ H2SO4 इन द मिक्सचर। और आपको यूनिट पता ही है, मोल पर लीटर होती है, या सिंपल कैपिटल M लगा सकते हो। मोल पर लीटर लिखने की बजाय कुछ भी लिख लो। ठीक है, मोल पर लीटर किसके इक्वल होता है? मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू मोलारिटी। जिन्होंने पार्ट ए देखा होगा उन्हें पता होगा, पर जिन्होंने नहीं भी देखा वो अब पता लग गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मिक्सचर के अंदर मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले का अप्लाई करना है, दैट्स इट। और एक बात ध्यान रखना, ये जो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे दिस मस्ट बी इन द मिलीलीटर, मिलीलीटर में होना चाहिए। कभी आप सोचो कि हम 1.8 लीटर को ही मिलीलीटर में कन्वर्ट क्यों करें, हम इसको भी तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू मस्ट गेट दिस इन योर माइंड दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इन द मिलीलीटर। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक मैं करेक्ट टर्म लिखूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आना चाहिए। मोलारिटी मिक्सचर की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ऊपर अगर मिलीमोल मिक्सचर के लेंगे तो नीचे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की आएगी। तो इस वजह से प्लीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लेना। और आई एम रियली सॉरी, लेकिन सही टाइम पर मुझे ये पता लग गया है, याद आ गया कि अगर हम मिक्सचर की मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर अगर मिलीमोल्स मिक्सचर के रखने हैं तो नीचे वॉल्यूम भी मिक्सचर की ही होगी। इतना क्लियर है? मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा, सेकेंड पार्ट और करते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है, इसे रब कर देते हैं। मोलारिटी ऑफ H पॉजिटिव इन द मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ, सेकेंड पार्ट है आपका मोलारिटी ऑफ H पॉजिटिव इन मिक्सचर। इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, आपने क्या डाला हुआ है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर में ही आपने डिसॉल्व कर रहे हो, H2SO4 डाल रखे हैं। अब H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आराम से डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा इनटू इट्स आयंस। इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, है ना, उसकी भी वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। ठीक है, ओके।
अब आपको ये नहीं पता ना H पॉजिटिव कितने, इस वजह से आपको इस रिएक्शन के बेसिस पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले अगर आपको मिलीमोल्स निकालने के लिए कहा जाए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट किया जाएगा, ये रहा 100 इंटू में 0.2 प्लस में H2SO4 ये रहा ना 200 इंटू में 0.2 मोलर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज V1। M1 V1 के से क्या आता है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ही आते हैं। नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है M1 V1 इन द मिलीलीटर, M1 V1। ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब आपको किसके निकालना है? H पॉजिटिव यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, हमने दोनों को ऐड कर दिया। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20। इसको कैलकुलेट करें 200 इंटू 0.2 का मतलब 2/10, ये कितना हो गया? 40। इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे 60 मिलीमोल्स। ठीक है, ओके। अब ये कितना है? 2 है। तो जितने कंप्लीट डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन हो रहा है ना, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, जितना है उतना ये बनेगा। इनटू में 2 बन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो बात तो सेम ही है ना। यहाँ से यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो अगेन 60 आ जाएगा। 60 इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो, 100% डिसोसिएशन है तो ये कंप्लीटली इसमें और ये कंप्लीटली इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मिलीमोल्स। क्लियर है? ठीक है, अब ये कितने हो गए? 60, ये कितने हो गए? 120 और ये कितने हो गए? 60 मोल्स। अब आप बिल्कुल आसानी से मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव इन द मिक्सचर क्या होगा? मोलैरिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में तो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी क्या क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए? H पॉजिटिव के चाहिए। कितने हैं? 120 है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कहाँ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 प्लस 200 प्लस में कितना हो जाएगा? ये 1800 ml। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपको SO4 2 नेगेटिव की कैलकुलेट करनी है, यहीं पे कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स के हैं SO4 2 नेगेटिव के? 60 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 प्लस में 200 प्लस में 1800। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव इन द मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो मिक्सचर में, डाइल्यूशन में, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आप। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि होती है नॉर्मेलिटी। जितना भी कुछ ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो हम समझने वाले हैं, सो डू नॉट वरी। देखो पहले नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको समझ नहीं आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है। नंबर ऑफ ग्राम का मतलब तो ये हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम्स के अंदर, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अगर आप मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देते हो इक्विवेलेंट मास से, तो वो आपका क्या बन जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ग्राम मतलब कि ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, उसके बाद अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वही आप क्या
वो क्या बन जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ना इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है। ओके, अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास टर्म तो हमने पहली बार सुनी है। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर अलग अलग एलिमेंट, आयन, एसिड, बेस, सॉल्ट के लिए अलग अलग होता है। एलिमेंट, अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि Na जो होता है, Na का एन फैक्टर बताओ। सोडियम एक, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये जो वायर है वो होगी, ठीक है। ओके, एलिमेंट सोडियम है, इसका आप मेरे को एन फैक्टर बताओ। तो सोडियम के लिए एन फैक्टर क्या होगा? उसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो एन फैक्टर 1 है। आयन, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज लगा दूं, Na पॉजिटिव का एन फैक्टर बताओ क्या होगा? तो चार्ज ऑन दी आयन, एन फैक्टर फॉर आयन इज द चार्ज। कितना चार्ज है? +1, तो ये कितना हो जाएगा? 1, इसका एन फैक्टर हो जाएगा। एसिड के लिए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ एग्जाम्पल H3PO3, एसिड के लिए इसका एन फैक्टर क्या होगा? बेसिसिटी ऑफ एसिड। कितने H पॉजिटिव लूज कर सकता है? 3 H पॉजिटिव लूज कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? NaOH। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? एसिडिटी ऑफ बेस। कितने OH नेगेटिव लूज कर सकता है? 1 OH नेगेटिव लूज कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। अच्छा, अगर सोल्ट के लिए लेना हो आपको, सपोज NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट के लिए अगर आपको एन फैक्टर बताना हो, तो जितना चार्ज है कैटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर, यहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे होता है ना ये। तो ये क्या है? चार्ज ऑन दी कैटायन कितना है? 1, या चार्ज ऑन दी एनायन देख लो 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एलिमेंट, एसिड, बेस, सॉल्ट, इन सब के लिए एन फैक्टर को कैलकुलेट करने का अपना अलग अलग एक फॉर्मूला है, जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अब ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन अगर हमें ये सब चीज़ें समझने के बाद अप्लाई करना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इस वजह से इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड मास ऑफ H2SO4 इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मेलिटी को। तो N दिख गया आपको, N/7 H2SO4, N दिख गया आपको कैपिटल N, तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मेलिटी ही मतलब है। मतलब कि अभी तक हमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अभी तक तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है, तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। ये फॉर्मूला लिख दें, मास ऑफ सॉल्यूट, साथ साथ बोलते हैं सो दैट लर्न भी हो जाए। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया लर्न। अब लिख दो। आपको तो मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है ना। H2SO4 यहाँ पे क्या है? एक सॉल्यूट है, तो मास ऑफ दी सॉल्यूट तो आपको कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है। नॉर्मेलिटी पता है? नॉर्मेलिटी किसके इक्वल है? 1/7। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल है? यहाँ पर 1/7 के इक्वल है। चलो इतना भी हमें पता लग गया। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल है ये हमें नहीं पता। इक्विवेलेंट मास हमारे पास फॉर्मूला, इससे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय में एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हो आप? सॉल्यूट का निकाल रहे हो, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका लोगे? सॉल्यूट का लोगे। एन फैक्टर किसका लोगे? सॉल्यूट का लोगे। क्यों? क्योंकि आपको इक्विवेलेंट मास किसका कैलकुलेट कर रहे हो? सॉल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है ना ये। तो यहाँ पे सॉल्यूट है तो इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का ही है ना। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना सॉल्यूट क्या है? H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कैलकुलेट करो। H2SO4 2 इंटू में हाइड्रोजन का 1, सल्फर का होता है 32, 4, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 प्लस में 32 प्लस में 6 4 दैट इज 74, 74 प्लस में 34 दैट इज
नहीं ये तो ज़्यादा हो गया ना आई गेस, 1 मिनट, 64 आ गए आएगा, हाँ 64। अब ये कितना हो जाएगा 98। तो मोलिकुलर वेट आपका कितना आ गया है यहाँ पर H2SO4 का 98, पुट कर दो बस। अच्छा एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर ऑफ द सॉल्यूट, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, एसिड है ना H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड के लिए H2SO4 के लिए क्या होता है एन फैक्टर, बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब कितने H पॉजिटिव लूज करेगा, 2 लूज कर सकता है तो 2H पॉजिटिव, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया टोटल 42, हाँ 49 आ गया। तो इक्विवेलेंट मास की जगह आप क्या रख सकते हो, यू कैन पुट हेयर 49, यहाँ पे आपने 49 रख लिया, ठीक है। अब इसको रब कर दूं ना मैं, इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितने 150 ml का है लेकिन लीटर में चाहिए, देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दो 1000 से, तो 150 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में आ जाएगा आपका। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितनी हो गई 150 डिवाइड बाय में 1000, ये आ गई आपके पास लीटर में। तो आप इजीली अब मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। आपके पास सारी यूनिट्स मतलब सब कुछ है, नॉर्मेलिटी पता है, मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास पता है, ये सब कुछ सॉल्व करके आपको सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। तो नॉर्मेलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है एंड आई गेस आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। इतना क्लियर है, ओके। तो अभी हमने इस लेक्चर में ना बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की है, स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलारिटी मिक्सचर के अंदर, डाइल्यूशन के अंदर, पीपीएम कैसे क्या, हर एक चीज़ जो हमने इस लेक्चर में अभी तक समझी है, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, और सब जितने भी फॉर्मूलेज देखे उन सब की एप्लीकेशन भी देखी। एक क्वेश्चन आप करोगे जिसको मैं भी ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब आप सोचोगे कि आपने मोलालिटी तो पढ़ी नहीं इस वीडियो में, तो पार्ट ए में मैं ऑलरेडी मोलालिटी बता चुकी हूँ, ठीक है, पर स्टिल जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर पार्ट ए में हमने मोलारिटी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। बट स्टिल इस क्वेश्चन को करने के लिए दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ। मोलालिटी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ KI, KI एक सॉल्यूट है, आपको उसकी मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। इफ डेंसिटी इज गिवन टू यू 20% m/m। पार्ट ए में हमने इस जो स्टेटमेंट का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। W/m का क्या, W/V का क्या मतलब है, V/V। 20% m/m का मतलब है 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, और अगर आपको इससे बारे में अच्छे से समझना है so you have to watch part A video of solution uploaded on this channel only. Clear? ठीक है। If density of 20% m/m aqueous KI is this, calculate molality. Molality calculate करनी है। Number of moles of solute चाहिए आपको, हमें तो नहीं पता, हमें तो calculate करने पड़ेंगे। Solute is generally represented by B and solvent is generally represented by A. तो number of moles of solute is equals to given mass of solute divide by में molar mass of solute। solute का तो यहाँ पे भी solute ही आएगा, है ना। given mass कितना है, सॉरी 20 ग्राम solute divide by में molar mass कितना है, solute ये रहा KI का मतलब होता है KI is equals to 39 प्लस में 127, that will be equal to 166 will be the molar mass। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स पर मोल। अच्छा लगता है थोड़ा यूनिट के साथ लिखना, तो ये कितना आ गया 166 NB आ गए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन का मास पता है, बिल्कुल पता है। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन किस चीज़ का बना होता है, पहले मेरे को ये बता दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो बस मास ऑफ सॉल्यूशन किसका बना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें आई गेस कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, हटाओ 20 ग्राम लिखो। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, पता नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, हटाओ 100 लिखो। ये कितना हो जाएगा, प्लस में है, वहां जाकर के माइनस में। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, पूरा ही लिख देती हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ गया 100 माइनस 80 ग्राम, सॉरी 100 माइनस 20 ग्राम, दैट इज 80 ग्राम्स आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम में चाहिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइड किससे कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, 80 डिवाइड बाय में 1000, सॉल्व कर लीजिए। डिवाइड का मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय में 80। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मोलालिटी ऑफ द होल, ठीक है। तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता है तो आप इजीली जो है अपने सॉल्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये नहीं पता आपको, डेंसिटी का कोई यूज़ नहीं हुआ, आई नो, ठीक है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एवरी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है। बाकी जैसे 20% m/m हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मोलालिटी के बारे में और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यू हैव टू वॉच पार्ट ए वीडियो, ठीक है, ऑफ दिस टॉपिक ओनली। तो इतना समझ में आया आपको, बहुत अच्छी बात है। इसको रब करते हैं। तो देखो हम वीडियो टॉपिक तो नॉर्मेलिटी वगैरह ये सब पढ़ा था, पर स्टिल मोलालिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है हमने ये भी सीख लिया। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ओके। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ppm, ठीक है, जो हमने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी। तो जल्दी से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको मोलल का मतलब भी पता लग गया है, मोलालिटी है ना, ppm का मतलब आपने इस वीडियो में समझा ही है। तो ppm आप कैलकुलेट करके बताओ। देखो 2 मोलल का क्या मतलब है, पहले मुझे ये बता दो आप। 2 मोलल का, देखो मोलालिटी का क्या मतलब होता है, मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ये मतलब होता है। तो 2 मोलल का क्या मतलब है, 2 मोलल का मतलब है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, 2 मोलल ऑफ यूरिया है। यूरिया तो क्या है, एक सॉल्यूट है। एक्वस है तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। बस अगर आपको स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया, रब नहीं करती, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इजीली आप ppm ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ ppm ऑफ यूरिया। ppm पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, यूरिया क्या है, पार्ट्स पर मिलियन के। तो अब आप सोचोगे हमने 2-3 फॉर्मूले लिखे थे, है ना, कौन सा यूज़ होगा। चेक करो, यूरिया क्या है, यूरिया तो एक यहाँ पर सॉल्यूट है ना। फाइंड इन 2 मोलल ऑफ यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड ppm ऑफ यूरिया। सॉल्यूट का यूरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूट का ppm कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ईजी है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में ppm, मिलियन है, मिलियन का तो आपको 0 पता ही होनी चाहिए, 10⁶, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है नहीं पता, ओके। मोल्स तो पता है ना सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इतना पता है हमें।
बस इससे देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। गिवन मास तो हमें कैलकुलेट ही करना है। मोलर मास क्या होता है, सोल्यूट है क्या यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का मास दैट इज 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। कैलकुलेट कर लो, 2 1 जा इज 2, 14 + 2 दैट इज 16, 14 ये 2, 14 + 2 दैट इज 16, 16 16 16 12 कितना हो गया 18 20 0 2 पर 2 3 4 5 6 दैट इज 60 ग्राम्स पर मोल, 60 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास कितना आ गया यूरिया का 60, डिवाइड में यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गिवन मास आ गया ये, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम्स, डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट पता है ना आपको कितना है 120। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन किसका बना होता है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना कैलकुलेट किया अभी 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट वाटर है कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम्स, दैट इज 1120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1120। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ यूरिया। तो आई गेस हमने जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में स्टडी करे हैं आपको सबका अच्छे से सॉल्यूशन कैसे किया है हमने वो समझ में आ गया। पूरी वीडियो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यहीं पर हमारा जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक था इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, पार्ट ए में और अब इस पार्ट बी में। अब हम चैप्टर को आगे की तरफ प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।